हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एबीएस ई लर्निंग। तो आज मैं आपको जो क्लास 12th की जो बुक है विस्तास, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है द थर्ड लेवल, उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ जैक फिने, जैसे कि आपको यहीं पर ही दिख रहा है जैक फिने। तो जैक फिने ने इसको लिखा है और अब हम स्टार्ट करते हैं। Presidents of the New York Central, the presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. अब यहाँ पे जो हमारे ऑथर है, जो नरेटर है, वो कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट्स यानी कि जो लोग हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड, ये सारे स्टेशन के नाम हैं। तो वो कह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं इन स्टेशन के, वो लोग कसम खाएंगे। कसम किस पे खाएंगे? ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल, यानी कि जो उनके पास बंच रखे हुए हैं, क्योंकि जो लोग स्टेशन में काम करते हैं, रेलवे स्टेशंस वगैरह में, तो उनके पास जो है टाइम टेबल का पूरा बंच होता है कि कौन सी ट्रेन कब अराइव होगी, कब डिस्पर्स होगी। तो इसलिए ऑथर जो है वो कहते हैं कि जो लोग हैं इन स्टेशंस में जो काम करते हैं, वो लोग कसम खाएंगे इन टाइम टेबल्स के ऊपर हाथ रख कर कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 ही फ्लोर हैं। दो, या यहाँ पे 2 का मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि 2 फ्लोर हैं, ठीक है। बट आई से डेट देयर आर 3। अब वो कहते हैं कि पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 3 है ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब मतलब कहने का ये है कि अब ऑथर कहता है कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 फ्लोर नहीं है, 3 फ्लोर हैं। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो कहते हैं कि सभी इस जैसे कि मुझे तीसरा लेवल यानी कि तीसरा फ्लोर मिला, तो मेरी जगह जो भी होता वो यही कदम उठाता। मैंने भी ऐसा ही सोच समझ कर एक कदम उठाया है। मैं अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त के पास गया। अमंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब इसका मतलब समझ रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब इसका मतलब क्या है? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका मतलब है जो उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त है वो कहना चाह रहे हैं कि चार्ली, इसका नाम चार्ली है जो नैरेट कर रहा है, तो कहना चाहिए कि चार्ली, ये केवल तुम्हारा एक सपना, एक इमेजिनेशन है जो तुम जागते हुए देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो इच्छा है, कामना है, वही तुम इमेजिन कर रहे हो, वही तुम देख रहे हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. That made my wife kind of mad, but he explained that he mean the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. अब जो ऑथर है, जो नरेटर है, अब वो नरेटर कहते हैं कि मुझे मेरा साइकेट्रिस्ट दोस्त है वो कहता है कि केवल तुम्हारी इमेजिनेशन है, और वो कहता है, जो उसका साइकेट्रिस्ट है वो कहता है कि क्योंकि तुम नाखुश हो अपनी लाइफ से, इसीलिए तुम ये सब इमेजिन कर रहे हो। तो उसके इन सब बातों ने मेरी पत्नी को थोड़ा पागल कर दिया। मेरी पत्नी चिंतित हो गई। फिर चार्ली कहते हैं, फिर मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि उसका कहने का तात्पर्य है, मतलब है कि जो ये अभी का जो टाइम है, ये अभी की जो दुनिया है, ये असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता, इन सब से भरी हुई है, ठीक है। एंड डैट आई जस्ट वॉन्ट टू इस्केप। अब चार्ली कहता है कि इसीलिए बस मैं चाहता हूँ यहाँ से भाग जाना, इस्केप कर जाना। वेल, हु डजेंट। अब यहाँ पे चार्ली कहते हैं, कौन नहीं चाहेगा यहाँ से भाग जाना? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू स्केप। अब चार्ली बोलते सब चाहते हैं यहाँ से भाग जाना, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो बोलता है कि पर सब चाहते हैं भाग जाना, पर कोई ऐसे मेरी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं चला गया। तीसरे लेवल, किसी को ऐसे तीसरा लेवल नहीं मिला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जैसे कि मुझे मिला। बट डैट इज़ द रीज़न। अब वो बोलता है, बट दैट वॉज द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। अब यहाँ पे चार्ली कहता है कि अब ये बात जो चल रही थी, चार्ली ने जो बोला, अब
सब उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त कहते हैं कि बस यही तो कारण है। उसका साइकेट्रिस्ट कहता है कि यही तो कारण है, एंड और मेरे सारे दोस्त एग्री होते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे? वो क्या, साइकेट्रिस्ट उसका कहते हैं कि बस यही तो कारण है कि तुम नाखुश हो, सब चीज़ें इसी तरफ ही पॉइंट आउट कर। तो अब चार्ली कहता है, उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त कहता है कि बस यही तो कारण है, और मेरे सारे दोस्त उसकी ये बात सुन के एग्री करते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। सब लोग कहते हैं कि सब चीज़ें इसी तरफ ही पॉइंट आउट करती है चार्ली कि तुम अपनी लाइफ से ना खुश हो, इसीलिए तो तुम ये सब चीज़ें इमेजिनेशन कर रहे हो। अब आगे, फॉर एग्जाम्पल डैट वॉज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful. अब यहाँ पे क्या बन जा रहा है? अब वो कहना चाह रहे हैं कि जो चार्ली कहता है कि जो मेरे स्टैम्प कलेक्शन, यानी कि चार्ली की एक हॉबी थी कि वो स्टैम्प कलेक्ट करता था। अब वो चार्ली कहता है कि वो एक मेरा टेम्पररी रेफ्यूज है, यानी कि वो मेरा परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी शेल्टर है मेरे लिए, जो मुझे इन सब असुविधाओं से थोड़ी देर के लिए सुरक्षा देता है, थोड़ी देर के लिए शरण देता है। उसके बाद फिर से वही सब मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चार्ली बेसिकली कहना चाहते हैं कि जो उसका स्टैम्प कलेक्शन जो है वो उसका एक टेम्पररी शेल्टर है, यानी कि थोड़ी देर के लिए तो वो सब रियलिटी भूल जाता है, फिर बाद में तो वैसे का वैसे ही होता है। अब फिर चार्ली कहता है, वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वे आर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। अब चार्ली कहता है, हो सकता है, पर मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे, ग्रैंडफादर भी ये सब काम करते थे, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, लेकिन उनके टाइम पे उनको इस टाइप की कोई रिफ्यूज की ज़रूरत नहीं थी, कोई शरण की ज़रूरत नहीं थी, इस टाइप की उनको शेल्टर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे जो रियल लाइफ था, जो रियल लाइफ था वो कहते कि उस टाइम पे जो रियल लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, सब चीज़ें सुंदर थी, शांत थी। तो मेरे ग्रैंडफादर जो ये करते थे उनको ज़रूरत नहीं थी, मतलब वो अपने शौक़ से ये अपनी हॉबी को फॉलो करते थे, उनको किसी रिफ्यूज की ज़रूरत नहीं थी जैसे कि मुझे ज़रूरत है आजकल के टाइम पे। ये सब चार्ली कहता है। सॉरी, अब आगे। In his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day cover, ये ध्यान में रखिए, first day cover, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? अब वो कहना चाह रहा है कि मेरे दादाजी के टाइम पे तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी, शांत हुआ करती थी। तो फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड, जो कि मैंने सुना था, और उन्हीं से ही, मतलब मैंने अपने दादाजी को देखकर खुद भी स्टैम्प को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। इट्स अ नाइस कलेक्शन, वो कहता है चार्ली। स्टैम्प कलेक्शन बहुत ही सुंदर कलेक्शन होता है, बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। चार्ली कहते हैं कि मैंने भी अपना स्टैम्प कलेक्शन कर रखा है, मैंने 4 के ब्लॉक्स में सारे स्टैम्प लगा रखे हैं। और अब वो कहते हैं कैसे स्टैम्प, जितने भी, यानी कि यूएस में जितने भी स्टैम्प इशू होते हैं तो वो उन स्टैम्प, वो सारे स्टैम्प उसके पास हैं। फर्स्ट डे कवर उसके पास है। अब अभी जो फर्स्ट डे कवर है, अभी आप लोग सोचोगे कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। अब हमें इस चैप्टर में फर्स्ट डे कवर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो मैं आपको तभी हाँ बताऊँगी फर्स्ट डे कवर होता क्या है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, फर्स्ट डे कवर हम अभी बाद में कवर मतलब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, फर्स्ट डे कवर्स भी हैं, एंड सो ऑन। अब चार्ली कहता है जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं, यानी कि जो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते थे प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, कहते हैं कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। क्या तुम लोगों को ये बात पता है? एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब चार्ली कहता है चलो जो भी हुआ हो, अब ये सुनो कि मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब
चार्ली कहता है चलो जो भी हुआ हो, अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आता है कि मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल में ऐसा क्या हुआ। अब वो कहता है कि मैं अपने ऑफिस में था, गर्मियों पिछली गर्मियों की बात है, रात की बात है, मैं ऑफिस में लेट तक काम कर रहा था और मुझे बहुत जल्दी थी घर पहुंचने की। तो इससे मैंने सोचा कि मैं आज बस नहीं लेके सबवे ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। अब ये सबवे क्या है, ज़रा सबवे को अब हम लोग पहचानते हैं। तो सबवे जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेशन होता है, जैसे कि ये आपका कोई स्टेशन है, ठीक है, अंडरग्राउंड मेट्रोज होती ना, वो होता है सबवे। ठीक है, ये कोई आपका स्टेशन है, आप यहाँ से जा रहे हो अंदर और यहाँ पे आपको ट्रेनें मिलती हैं, यानी कि अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं, अंडरग्राउंड ट्रेनें यहाँ पे चलती हैं। ये आप स्टेशन से एंट्री करें, फिर आप नीचे आए और आपको यहाँ पे ट्रेन मिली, आपको यहाँ पे ट्रेन मिलती है और आप इन ट्रेन्स को पकड़ के अंडरग्राउंड रास्ते से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो दिस इज़ ऑल द सबवे, सबको पता होगा पर मैंने थोड़ा बता दिया। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब यहाँ पे चार्ली बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब वो चार्ली कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। अब देखो, अभी तक उसका नाम नहीं उसने लिया था, अब बोल रहा है कि मैं एक आम इंसान हूँ जिसका नाम चार्ली है, जो कि 31 ईयर्स का है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। अब वो चार्ली अपनी अपीयरेंस बताता है कि उसने टैन गैबरडाइन सूट पहना था। गैबरडाइन सूट आपको बारिश आंधी वगैरह से बचाता है और एक सूट होता है टैन यानी कि ब्राउन रंग का है, तो उसने वो पहना था। और उसने जो हैट पहनी थी उसमें काफ़ी सारे स्ट्रॉ थे, काफ़ी सारे अलग अलग स्ट्रॉ से बनी हुई उसकी हैट थी, उसमें एक फैंसी बैंड लगा हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हैं उसके हैट को, ठीक है। अब वो बोलता है आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। अब चार्ली बोलता है कि मैं अपना अपीयरेंस बोला, फिर बोलता है कि मैं अपने जैसे 12 लोगों के पास से गुजरा। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। अब चार्ली कहता है कि उस समय पे मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा था भागने की। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। अब चार्ली बोलते कि बस मैं तो जल्दी में था घर पहुंचने की, ताकि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं अपनी पत्नी लुइजा के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडर बेल्ट एवेन्यू। अब वो कहते हैं कि अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंचा। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में अब वो बोलता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंचा है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ा। और जैसे कि स्टेशंस में ना काफ़ी सारे गेट होते हैं कि है ना, काफ़ी सारे गेट होते हैं फॉर एंट्री, ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में भी काफ़ी सारे गेट थे। तो वो उस दिन चार्ली वेंडरबिल्ट एवेन्यू गेट से अंदर गया एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। जैसे वो गेट से अंदर गया, उसके बाद उसको फर्स्ट लेवल यानी कि फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ मिली। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। अब पता है किस टाइप का स्टेशन था, यानी कि वो इस टाइप के गेट में वो एंट्री करा। कौन? चार्ली एंट्री करा। एंट्री करने के बाद कुछ उसको सीढ़ियाँ मिली। सीढ़ियाँ मिलने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पहुँचा। ये फर्स्ट फ्लोर वो पहुँचा, उसके बाद उसको और सीढ़ियाँ मिली, फिर वो सेकंड फ्लोर में पहुँचा। तो फर्स्ट फ्लोर में भी ट्रेनें मिलती थी और सेकंड फ्लोर में भी ट्रेन ही मिलती थी, सब जगह पे ट्रेन ही मिलती थी। तो वो यहाँ पे पहुँचा था मतलब ट्रेन लेने के लिए, सबवे लेने के लिए। अब वो कहता है कि फर्स्ट लेवल में पहुँचा, जहाँ पे फर्स्ट लेवल में आपको 20th सेंचुरी नाम की ट्रेनें मिलती हैं। देन आई वॉक डाउन another flight to the second level where the suburban trains leave from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. सॉरी। अब वो कहता है कि उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर के बाद वो थोड़ा और चला और सीढ़ियाँ उतरा और वो एट लास्ट सेकंड फ्लोर में पहुंच गया, जहाँ पे सेकंड फ्लोर में सबअर्बन ट्रेन्स मिलती थी। सबअर्बन ट्रेन्स यानी कि जो वैसी ट्रेनें जो रेसिडेंशियल एरिया में लोगों को ले जाती थी, तो वहाँ से सबअर्बन ट्रेन ही निकलती थी। अब
जब वो सेकंड फ्लोर में पहुंचा तो उसको वहाँ पे एक आर्क्ड शेप में एक दरवाज़ा दिखा, एक आर्क्ड शेप का, यानी कि आर्क होता है ना कुछ इस टाइप का, ऐसे ऐसे इस टाइप का आर्क शेप का उसको दरवाज़ा दिखा सेकंड फ्लोर में पहुंचने के बाद। उसने अपना सर नीचे करके उसने सोचा कि कोई सबवे होगा, है ना, तो वो अंदर गया। और जैसे ही उस आर्क्ड शेप के दरवाजे के अंदर गया तो वो वहाँ पे जाके देखते वो खो जाता है। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। अब वो कहता है ये करना बहुत आसान था मेरे लिए। अब वो कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कम से कम 100 से ज़्यादा बार आ जा चुका हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज। अब वो कहता है कि वो सबवे में जब वो गया तो उसके बाद वो कहता है कि अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कम से कम 100 आया है, बाहर निकला है, आया है, फिर बाहर निकला है। कैसे? बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू, कैसे हुआ ये सब? अब वो कहता है बट आई एम ऑलवेज, वो कैसे आया कैसे गया? वो हमेशा एक नए दरवाज़ा, उसको नया दरवाज़ा, नई सीढ़ियाँ, नए कॉरिडोर्स दिखते थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, और वो कहता है कि पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया, मुझे वहाँ पे मतलब नए नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ, नए कॉरिडोर्स दिखाई देने लगे। मैं जैसे ही किसी एक टनल में घुसता था, कोई एक टनल होगा वहाँ पे, टनल में घुसा और उसके कुछ मील दूर ही मतलब वो टनल में घुसा, सबवे में बैठा और कुछ मील दूर ही वो उसकी ट्रेन कहाँ रुकी? वो जो ग्रैंड सेंट्रल, अब देखो थोड़ी सी स्टोरी में जो है घिचपिच हो रहा है। वो ये कहना चाहते हैं कि वो सेकंड फ्लोर में आया, उसके बाद उसको वहाँ पे एक आर्क्ड शेप का दरवाज़ा दिखा, तो उसने वो उस दरवाजे के अंदर घुसा, उसको लगा सबवे होगा कोई, मिल जाएगी मुझे जाने के लिए। तो वो जब वो वहाँ गया तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि वो खो जाता है वहाँ जाके। और वो कहता है कि वो वहाँ पे जाके कम से कम 100 से ज़्यादा बार तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आ जा चुका है। और वो कहता है कि वो हमेशा एक किसी किसी नए दरवाजे से निकल के बाहर आता था ग्रैंड सेंट्रल में, कभी कोई सीढ़ियों से आता था, कभी कोई किसी कॉरिडोर से घुस जाता था, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा उसके साथ हो रहा था। वो कहता है कि वहाँ पे एक टनल था, वो जैसे किसी एक टनल में जाता था, टनल से सबवे निकलती थी, वो उसमें बैठता था। और जैसे ही वो बैठता था उस सबवे में, तो वो सबवे जो कि वो ट्रेन जो थी वो उसको कहाँ कहाँ पता नहीं छोड़ देती थी। वो किसी एक दरवाजे में घुसे, एक टनल में गया, ट्रेन में बैठा, और वो ट्रेन उसको कहाँ ले गई, वो ट्रेन उसको कहाँ उतारती, वो ट्रेन उसको रूजवेल्ट होटल के लॉबी में उतारती है। तो वो ये सब देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में हो क्या रहा है। एक तो वो नए नए दरवाज़ों में घुसता है, ऊपर से सबवे में बैठा, तो वो एक होटल के लॉबी में निकलता है, तो उसको बहुत आश्चर्य लगता है। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। अब वो कहते दूसरी बार मैं फिर से टनल के अंदर गया, सबवे मुझे मिली, बैठा, और मैं तो अब इस बार 3 ब्लॉक की ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक के 3 ब्लॉक की दूरी के बाद ही एक ऑफिस बिल्डिंग है 46 स्ट्रीट के नाम से। तो वो कहते हैं कि मैं बैठा ट्रेन में और मैं क्या देखता हूँ कि मैं अचानक से उस ऑफिस बिल्डिंग में उतर गया। मतलब उसके साथ बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। वो कहता है कि उसको पता नहीं क्या हो रहा था, वो कहाँ कहाँ जा रहा था। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज growing like a tree pushing out new corridors and staircase like roots। अब वो कहता है कि कभी कभार तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ऐसे पेड़ की तरह हो रहा है जैसे 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 पेड़ बड़ा होता है तो उसकी जड़ें फैलती है ना, तो वैसे ही कहते हैं कि एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक ऐसा पेड़ जैसा हो रहा है जिसकी जो जड़ें हैं जिसकी जो जड़ें हैं वो कैसी हैं, जो नए नए कॉरिडोर्स, दरवाजे, स्टेयरकेस निकाल रही हैं। मतलब कहते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी एक पेड़ है जो कि नए नए दरवाजे, नए नए स्टेयरकेस, कॉरिडोर्स निकाल रहा है अपने अंदर से। वो ये सब चार्ली कहते हैं कि चार्ली के साथ बहुत अजीब घटनाएं उस दिन हो रही थी। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब वो क्या कहता है, वो कहता है there's probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now। अब वो कहता है कि अवश्य, यानी कि ज़रूर वहाँ पे एक बड़ी लंबी टनल होगी जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, है ना, इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। और
Nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. अब वो कहता है कि ये टनल जो एक बहुत लंबी टनल है, इसके बारे में कोई नहीं शायद जानता होगा, और वो कहता है कि ये जो है ये ज़रूर शहर के नीचे होगी, ये टनल ज़रूर न्यूयॉर्क शहर के नीचे होगी ये टनल, जो कि कहाँ पे खुलता होगा इसका रास्ता कभी टाइम स्क्वायर में खुलता होगा। टाइम स्क्वायर, अच्छा अब ये देखिए, ये जो टाइम स्क्वायर बोल रहा है, टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क ये दो जगह हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो टनल जिसमें बैठ के वो कहाँ कहाँ नहीं उतर रहा था, तो वो कहते हैं कि टनल जो होगी ना, ये लंबी टनल एक होगी जिसके बारे में लोग नहीं जानते होंगे, और ये टनल ज़रूर अंडरग्राउंड यानी कि शहर के नीचे बनी हुई होगी, और वहीं उसी के रास्ते से ये हमें कभी टाइम स्क्वायर उतार दे रही थी, कभी सेंट्रल पार्क में ले जाती थी। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट। और अब वो कहते हैं कि इसीलिए ऐसा होता होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक एग्ज़िट रहा है। एग्ज़िट क्यों रहा है? क्योंकि सब लोग स्टेशन में जाते हैं किसी रीज़न से, कहीं ना कहीं बाहर निकलने के लिए, कहीं ना कहीं जाने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये सब लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक एग्ज़िट है, कहीं ना कहीं वो जाते हैं, तो इसीलिए ज़रूर ऐसे टनल बनाया होगा जिससे जो कि हमें टाइम स्क्वायर, सेंट्रल पार्क जैसी जगहों में छोड़ देती होगी। अ वे ऑफ स्केप, यानी वो कहते हैं कि ज़रूर ये कोई रास्ता होगा, खुफिया रास्ता होगा जो कि हमें कहीं छुपा के, कहीं भगा के ले जाए, कहीं हम भाग सकते हैं यहाँ से। तो मे बी डेट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद इसीलिए मुझे ये टनल मिला। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। अब वो कहते हैं कि क्योंकि सोचता है वो, क्योंकि ये सब वो चार्ली सोचता है कि सब लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक एग्ज़िट की तरह है ना, जहाँ से वो लोग कहीं ना कहीं भाग सकते हैं। तो मुझे भी शायद इसलिए टनल मिला ताकि मैं भी कहीं भाग जाऊँ। तो अब चार्ली कहते हैं पर मैंने इस आइडिया के बारे में अपने साइकेट्रिस्ट को नहीं बताया था। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन, अब आगे पढ़ते हैं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड and I thought that was wrong but I kept on walking। अब क्योंकि वहाँ पे बैठ के तो उसको पता नहीं कैसे कैसे नए नए दरवाजे दिख रहे थे, टनल मिल रही है, क्या हो रहा है। तो कहते हैं उसको ऐसी एक कॉरिडोर दिखा। तो उस कॉरिडोर क्या होता है ना, जहाँ पे आप चलते हो, आपके दोनों साइड में दीवारें ही हो केवल, है ना। उसको कॉरिडोर दिखा और वो उस कॉरिडोर पे चलने लगा। तो वो देखते हैं कि कॉरिडोर का जो एंगल है ना, थोड़ा सा लेफ़्ट हो रहा है, थोड़ा सा वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ता जा रहा है। एंड आई थॉट वॉज रॉन्ग, अब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पर मैं चलता गया। एंड आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप। अब वो कहते हैं कि केवल वहाँ पे मुझे केवल अपने ही पैरों की पदचाप यानी कि आवाज़ आ रही थी। एंड आई डिडेंट पास अ सोल। वो कहते हैं वहाँ से मैं मतलब मैंने किसी की आत्मा को पार नहीं किया है, किसी की आत्मा को पार नहीं किया, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि वहाँ पे मुझे कोई व्यक्ति नहीं दिखा, मुझे आसपास कोई इंसान नहीं दिखा, केवल मुझे अपने ही पैरों की आवाज़ें आ रही थी। देन आई हेयर दैट sort of hollow roar ahead that means open space and people talking। अब वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा आगे एक खाली जगह दिखी, एक खाली स्पेस दिखी, खोलो स्पेस दिखी, जहाँ पे मैंने देखा कि खुला स्पेस है और वहाँ से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी लोगों की बातचीत करने की। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, फिर वो टनल थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट की तरफ में ले जा रहा था वो टनल, और वो नुकीला हो गया और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फिर मुझे वहाँ से बाहर निकला तो मुझे कुछ सीढ़ियाँ दिखी, और वहाँ सीढ़ियों से जब मैं नीचे उतरा तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे फ्लोर में पहुँच गया हूँ, 3rd लेवल पे पहुँच गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ये सब कौन बोल रहा है? चार्ली बोल रहा है, ठीक है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल। कुछ देर के तो मुझे लगा कि शायद मैं 2nd फ्लोर में ही आ गया हूँ, कि कुछ ऐसा उसको दिखा होगा 3rd फ्लोर में, जिससे वो 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर को कंपेयर कर रहा था। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। फिर बाद में वो कह रहा है कि अब मैंने देखा कि वो जो कमरा था वो तो 2nd फ्लोर से थोड़ा सा छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़
एंड ट्रेन गेट्स। अब वो कहते हैं उस जगह पे कुछ टिकट काउंटर भी थे, ट्रेन गेट्स थे। ट्रेन गेट तो आप सब जानते होंगे ना, जो ट्रेन्स को रोकते हैं, जो बैरियर टाइप होते हैं जो रोकते हैं ट्रेन्स को। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। अब वो कहते हैं वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बूथ भी था जहाँ से आप कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो स्टेशन के बारे में। और वो जो बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था और बिल्कुल पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शर्ट। अब वो कहते हैं और उस बूथ के अंदर जो आदमी था, जो इंसान था, उसने ग्रीन आई शर्ट यानी ग्रीन कलर के गॉगल्स, चश्मा पहन रखा था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स यानी कि उसने जैसे हम नहीं पहनते, हाथ में पहनते हैं काले रंग के प्रोटेक्टर्स जिससे धूप से बचे, उसने वो पहन रखे थे। द लाइट्स वेयर डिम। और उस फ्लोर में जो लाइट्स थी वो बहुत ही डिम थी एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। देन आई सॉ वाई दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट। कहते हैं वहाँ की लाइट थोड़ी सी फ्लिकर हो रही थी, थोड़ी सी डिम थी और हिल रही थी, जैसे कि कोई जोत हिलती ना, जैसे दिया विया जाता जोत हिलती है, वैसी हिल रही थी, डिम डिम सी थी। फिर बाद में मुझे पता चला क्यों हो रहा है ये, क्योंकि वहाँ पे वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, इसीलिए ही वहाँ पे लाइट्स इतनी डिम थी। ठीक है, अब ये सब कौन कहता है? देयर वेयर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। अब वो नोटिस करता और भी चीज़ें कि यहाँ पे ब्रास स्पिटून्स था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लाइंड ऑफ लाइट कॉट माई आई। अब वो कहता है कि वहाँ पे ब्रास यानी काफ़ी सारे मेटल एलॉयज़ की बनी हुई चीज़, मेटल का बना हुआ एक स्पिटून था, थूकदान। स्पिटून यानी कि थूकदान, जिसमें आप थूक स्पिट कर सकते हो। ठीक है, फ्लोर पे था। और अब वो कहता है कि उस स्टेशन के जिस स्टेशन के उस पार, यानी कि जो स्टेशन में नहीं दो साइड्स होती हैं वैसे ही, तो उस पार स्टेशन के उसको एक चमकती हुई चीज़ दिखी। एक मतलब एक रिफ्लेक्शन सा आया उसकी आँखों में, एक लाइट सी उसको आई, एक लाइट चमकी उसकी आँखों में। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। अब वो कहता है कि उसको चमकती हुई चीज़ क्या दिखी कि एक आदमी, एक व्यक्ति अपने वेस्ट पॉकेट यानी कि अपने जो आप शर्ट के अंदर जो हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं ना, बनियान वगैरह पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, तो उसके वहाँ की पॉकेट से उसने गोल्ड वॉच निकाली उसने। पहले के टाइम पे ना वॉच कुछ इस टाइप की हुआ करती थी। सॉरी, मतलब आप जैसे आप कलाई में पहनते हैं ना, वैसे वेस्ट वॉच नहीं होती थी वो, खोलने वाली वॉच हुआ करती थी, है ना। तो उसने अपने पॉकेट से वो वॉच निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उसने तुरंत कवर खोला उस घड़ी का। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट। और वो कहता है उसने अपनी घड़ी को देखा, टाइम देखा, और अपना मतलब जो था वो व्यक्ति वो अपना कहता है, और उस व्यक्ति ने घड़ी देखी और फ्रॉन्ट यानी कि जब होता है नहीं, हम लोग बहुत अजीब सा मुंह बनाते हैं जब हम लोग, हमारी आईब्रोज एक साथ मीट होती है गुस्से में या कुछ अजीब सा चेहरा बनाते हैं, तो उसने वैसा चेहरा बनाया अपना। ही वॉर अ डर्बी हैट। अब वो कहता है, अब उस व्यक्ति की अपीयरेंस बता रहा है चार्ली कि उसने एक डर्बी हैट पहनी थी, है ना, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स। और उसने एक सूट पहना था जिसमें 4 बटन्स थी और टाइनी लेपल्स, यानी कि उस सूट, उसका जो कोट था ना, उसके जो लेपल्स थे वो छोटे छोटे थे, उसके जो लेपल्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्ताच। अब वो कहता है चार्ली कि उसके अपीयरेंस बता, डर्बी हैट और टाइनी लेपल वाला सूट, और एक उसकी जो मूंछ थी वो हैंडल की तरह थी, यानी कि कुछ इस टाइप की उसकी मूंछ होगी, हैंडल की तरह थी दिखने में एकदम। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 समथिंग। अब वो कहता है चार्ली कि मैंने फिर जहाँ पे सब लोगों को देखा कि सब लोग ही इस टाइप के ड्रेसअप कर रखे थे, सब ने 1890 के टाइम की ड्रेस पहन रखी थी। आई नेवर सो मैनी बर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्ताच। अब वो कहते हैं मैंने कभी भी किसी व्यक्ति की इतने सारे दाढ़ी, साइड बर्न्स यानी कनौती जो होती हैं हमारे यहाँ से निकलती हैं, और ऐसी मूछें नहीं देखी कभी अपने लाइफ में।
अब वो कहते हैं कि उसको वहाँ पे एक वुमेन भी दिखती है. वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड she wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. अब वो एक वुमेन की अपीयरेंस भी बताता है कि एक वुमेन थी जो ट्रेन गेट को पार करके आई. ठीक है. और वो कहते हैं कि उसने एक जो ड्रेस पहनी थी, उसने किस टाइप की ड्रेस पहनी थी, उसने मटन तो आप जानते हैं ना, गोट, उसके जो गोट के जैसे पैर होते हैं ना, उसके वैसे पैर की शेप के स्लीव्स पहने थे. यानी कि उसने कुछ टॉप टाइप पहना होगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा, है ना, इस टाइप का होगा कुछ. थोड़ी सी ड्राइंग बेकार बनी है. कुछ इस टाइप की होगी उसकी स्लीव्स, मतलब मटन के लेग की तरह उसकी स्लीव्स थी. और उसने स्कर्ट पहनी थी. और वो कहता है कि वो जो उसकी स्कर्ट थी, वो उसने जो जूते पहने थे, जो उसने हाई बटन शूज़ पहनी थी, उसके ऊपर तक ही थी उसकी स्कर्ट. उसको मतलब शूज़ दिख रहे थे. तो ये उस वुमेन की अपीयरेंस थी. अब वो कहता है कि बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल करियर एंड डाइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू. अब वो कहता है कि उस वुमेन के पीछे मैंने देखा पटरी पे कि एक लोकोमोटिव पुराने टाइम की जो स्टीम इंजन वाली होती है ना ट्रेनें, वो चल रही थी. और वो करियर एंड डाइव्स क्या है, करियर एंड डाइव्स एक कंपनी थी उस टाइम की जो लोकोमोटिव बनाती थी. तो उस टाइम की करियर एंड डाइव्स कंपनी की लोकोमोटिव थी वो. और उसकी जो चिमनी थी वो फनल के शेप की थी जो उस पर लगी हुई थी. अब चार्ली कहता है तो वहाँ से मुझे पता चला और मैं श्योर हो गया कि मैं तो भाई पुराने टाइम में आ चुका हूँ. आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर. अब चार्ली कहता है कि मैं वहाँ पे एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पास काफ़ी सारे न्यूज़पेपर थे, बंच में रखे हुए थे. मैंने उनको देखा उन न्यूज़पेपर को एट हिज फीट, जो कि उसके पैरों के पास जो न्यूज़पेपर रखी हुई थी, मैं उनको देखा. इट वॉज द वर्ल्ड. अब ये द वर्ल्ड क्या है, वो ये न्यूज़पेपर का नाम है, द वर्ल्ड. एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. अब वो कहता है कि जो वर्ल्ड नाम के जो न्यूज़पेपर है, अब तो वो पब्लिश ही नहीं हो रहे कुछ सालों से. और उसमें जो लीड स्टोरी थी, यानी कि जो मेन स्टोरी थी न्यूज़पेपर में, जो हेडलाइन थी, सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. अब वो कहता है कि उस न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी. यानी कि उस न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा था. प्रेसिडेंट क्लीवलैंड तो भैया पहले के टाइम के प्रेसिडेंट थे यूएस के. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. अब वो कहता है कि मैंने जो पब्लिक के लिए, यानी कि जो लोगों के लिए जो लाइब्रेरी फाइल्स होती है ना, मैंने उनमें देखा, उनके पहले पेज पढ़े और मैंने देखा कि उसमें प्रिंट किया हुआ है, तारीख डेट वो है 11 जून 1894. अब तो चार्ली बिल्कुल ही श्योर हो गया था कि भाई वो जो है पुराने टाइम पे पहुंच गया है. आई टर्न टूवर्ड द टिकट windows knowing that here on the third level at Grand Central I could buy a ticket that would take Louisa and me anywhere in the United States. अब वो कहता है कि वो टिकट विंडो की तरफ मुड़ा और ऑन द थर्ड लेवल में, जो थर्ड फ्लोर में था ग्रैंड सेंट्रल के, और वो टिकट ख़रीदने के लिए गया. वो सोचा कि वो टिकट ख़रीद लेता है, 2 टिकट ख़रीद लेता है, एक अपनी पत्नी के लिए और एक उसके लिए, जो कि उसको कहीं भी ले जा सकते हैं यूनाइटेड स्टेट में, ताकि वो जो उसकी विश थी पूरी हो गई ना. पुराने टाइम में चला गया भैया और वो चाहता था कि वहाँ से 2 टिकट ख़रीद ले और जिससे वो और उसकी पत्नी यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं और जहाँ पे उन वो चाहते हैं. इन द ईयर 1894 के टाइम पे वो कहीं भी जा सकते हैं. एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस. अब वो वहाँ पे जाके कहता है कि मुझे 2 टिकट चाहिए
गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब गेल्सबर्ग जो है वो इलिनॉइस जगह पे है, ठीक है, जो कि यूएस में ही है। अब ऑथर हमसे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन देयर, क्या कभी आप वहाँ पे गए हो। अब वो बता रहा है कि गेल्सबर्ग कितना सुंदर जगह है। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets। अब वो कहता है कि वो बहुत सुंदर जगह है गेल्सबर्ग। वहाँ पे जो घर हैं वो फ्रेम की तरह बड़े बड़े हैं, पुराने फ्रेम्स जैसे होते थे ना, उस टाइप के बड़े बड़े घर हैं। वहाँ पे जो लॉन्स यानी कि वहाँ पे जो बगीचा था, है ना, बरांडा था, वो भी बहुत बड़ा था और काफ़ी सारे पेड़ थे। यानी कि वहाँ के जो सड़कें थी ना, जो स्ट्रीट यानी कि जो सड़कें थी, जो स्ट्रीट था, वहाँ पे दोनों साइड, दोनों सड़क के दोनों तरफ काफ़ी पेड़ थे और वो पेड़ की जो शाखाएं, ब्रांचेस थी ना, वो एक दूसरे से ऐसे मिल रही थी मानो सड़क के ऊपर पेड़ों का रूफ बन गया हो, पेड़ों का छत बन गया हो, ठीक है। एंड इन 1894 समर इवनिंग, अब बोलते हैं 1894 के टाइम में जो गर्मियों की जो शाम होती थी वे ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट डाउन ऑन देयर लॉन्स। अब वो कहता है कि वो बहुत लंबी होती थी और लोग शांति से अपने बगीचे में बैठते थे, अपने लॉन में बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड and talking quietly, the woman waving palm leaf fan with the fireflies all around। अब वो कहता है कौन, चार्ली बोलता है कि वो कितनी सुंदर जगह उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि वहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे जो मेन थे यानी कि जो जेंट्स थे, वो लोग सिगार स्मोक करते थे, सिगरेट करते थे और शांति से बात करते थे। और जो वहाँ की वुमेन्स थी, वो लोग पाम के जो पत्ते होते हैं ना, पाम के पेड़ के पत्ते, उन पत्तों का फ़ैन बना के हवा करते थे क्योंकि गर्मियों का टाइम था। और आसपास फायर फ्लाइज उड़ते थे यानी कि जुगनू चमकते थे और एक पीसफुल बट शांत माहौल था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ and World War Second over 40 years and World War Second over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। अब वो कहता है कि अब उस टाइम पे 1894 से, अब क्योंकि हम 1894 बैक में आ गया, तो वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को होने में अभी 20 साल थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर को होने में अभी 40 साल थे। इसीलिए अब वो बहुत खुश था भाई चार्ली। अब चार्ली कैसे भी करके 2 टिकट खरीदना ही चाहता था गेल्सबर्ग की। अब आगे बढ़ते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। अब वो वहाँ पे जाता है चार्ली और वो उससे टिकट मांगता है। अब वो जो वहाँ पे टिकट काउंटर में जो क्लर्क बैठा होता है वो उसको फेयर बताते, प्राइस बताता है। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैड बैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। अब वो कहता है कि वो मुझे प्राइस बताता है और मेरा जो हैड बैंड है यानी कि उसके हैट में जो बैंड लगा हुआ था उसको देखने लगता है कौन, वो टिकट काउंटर वाला। और अब उसको उसने प्राइस बता दिया होता है चार्ली को और अब चार्ली कहता है कि मेरे पास केवल इतने ही पैसे थे कि मैं केवल 2 लोगों की टिकट खरीद सकता हूँ एक तरफ के लिए, लेकिन जाने के लिए तो मैं खरीद सकता हूँ लेकिन आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। अब वो चार्ली कहता है कि जब मैंने पैसे निकाले और गिनने लगा तो वो जो टिकट काउंटर में बैठा हुआ क्लर्क था वो मुझे घूर घूर के देखने लगा, वो मुझको देखने लगा। ही नॉडेड एट द बिल्स, और वो मुझे पैसे गिनते देख के अपना सर हिलाने लगा, मना करने लगा। डैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू विल नॉट गेट वेरी फार। अब वो कहता है, मना करता है इस पैसों के लिए कि ये पैसे नहीं। अब वो कहता है कि मिस्टर, क्या तुम्हें पता नहीं है ये तुम क्या दे रहे हो, ये पैसे नहीं है, ये जो तुम दे रहे हो ये पैसे नहीं है, ये तुम क्या मुझको लूटना चाहते हो, तुम मुझको क्या दे रहे हो, कागज़ दे रहे हो। अब वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे लूटना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ तुम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। अब उसको चेतावनी दे देता है कि वो पुलिस को बुला लेगा भाई, कि उसको लगा कि वो उसको शायद लूटना ही चाहता था।
एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। अब वो अपने जो कैश ड्रॉर थे उसके आसपास उसको उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। अब चार्ली कहते हो सही बात है, मनी तो उस टाइम पे भी पुरानी होगी क्योंकि वो पुराने टाइम में है, जैसे कि हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज। अब चार्ली कहता है कि उस ज़माने में जो पैसे होते थे उनका जो साइज़ था वो छोटा था अभी के पैसों के साइज़ से, ठीक है, जस्ट हाफ था उसका साइज़, और दिखने में भी बहुत अलग थे। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। अब वो चार्ली कहता है मैं जल्दी से मुड़ा और भागने लगा। देयर वॉज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। अब वो कहता है कि 1894 के टाइम में भी जेल कभी अच्छे नहीं होते थे भाई, जेल तो बेकार ही होते थे, चाहे तुम पहले का टाइम ले लो या अभी का टाइम ले लो। तो वो भाग गया वहाँ से चार्ली, एंड दैट वॉज दैट। अब वो कहते हैं कि ये वो था, ये जो था वो था। I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. अब चार्ली कहता है कि जो था वो था। अब मैं जल्दी से वहाँ से निकला, जिस रास्ते से मैं आया था मैं उस रास्ते से ही गया, और अगले दिन मैंने लंच के समय पे अपने बैंक से $300 निकाले, जो कि हमारी एक तरह से कुल सेविंग्स थी सारी, वो निकाल ली, और मैं ओल्ड स्टाइल की करेंसी ख़रीदने के लिए चला गया। डैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे उसका जो साइकेट्रिस्ट दोस्त है ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है भाई। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर। अब चार्ली कहते हैं कि आप पुराने पैसे खरीद सकते हो किसी भी कॉइन डीलर के पास जाके, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। पर आपको वहाँ पे जाके उसे कुछ पैसे देने पड़ते, कुछ प्रीमियम देना पड़ता है इसके बदले। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल। अब वो कहते हैं मैंने अपने $300 दिए इस टाइम के, उसके बदले मुझको पुराने टाइम के $200 से भी कम रुपए मिले, यानी कि चार्ली नुकसान में गया। $300 देने के बाद भी उसको $200 से भी कम पैसे मिले पुराने टाइम के, बट आई डिडेंट केयर। फिर वो कहता है कि पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एग्स वेयर 13 सेंट्स अ डज़न इन 1894। अब वो कहते हैं कि उस ज़माने में सब चीज़ें इतनी महंगी थोड़ी ना थी, बहुत सस्ती थी। अंडे भी हमारे 1 दर्जन अंडे भी 13 सेंट्स में आ जाते थे 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। अब वो कहता है कि उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में करेंसी तो उसने एक्सचेंज करवा ली, पर उसको वो कॉरिडोर फिर मिला ही नहीं जहाँ से वो थर्ड फ्लोर में गया था, उसको मिला ही नहीं। उसने कितनी कोशिश की ढूंढने की। लुइजा वॉज प्रिटी वरीड when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore। अब लुइज़ा ये देख के बहुत परेशान हो गई, और लुइज़ा ने मुझे कहा रुकने के लिए कि बस अब बहुत बहुत हो गया, अब रुक जाओ, अब थर्ड लेवल को ढूंढना बंद करो। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। अब कुछ समय बाद भाई मैं भी रुक गया, मैं भी हार गया, मुझे कोई थर्ड फ्लोर वहाँ पे नहीं मिला। ये चार्ली कहता है। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं फिर से अपने स्टैम्प्स के तरफ ही चला गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। अब वो कहता है कि पर अब कुछ ऐसा हुआ, मैं और मेरी पत्नी दोनों थर्ड लेवल ढूंढने लग गए। एट एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पे, हर सैटरडे संडे पे हम दोनों थर्ड लेवल ढूंढते थे, बिकॉज नाउ वी हैव डिसअपियर्ड, नो बडी न्यू, बट नाउ वी हैव प्रूफ दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब वो कहते हैं अब हमारे पास एक प्रूफ आ गया है भाई कि थर्ड लेवल तो सच में था। माई फ्रेंड सैम वाइनर। अब ये कौन है? सैम वाइनर कौन है? सैम वाइनर जो है वो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। कहते हैं हम कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग दोनों ढूंढने लग गए थर्ड फ्लोर को, क्योंकि मेरा जो सैम वाइनर जो दोस्त था वो अचानक गायब हो गया था, और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पे गायब हुआ, ठीक है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड
Because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. अब चार्ली कहते क्योंकि सैम गायब हो गया तो मुझ उसको ऐसा उसने ऐसे गैस किया, उसको ऐसा लगता है चार्ली को, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था। सिटी बॉय क्यों था? क्योंकि उस वो अक्सर चार्ली को गेल्सबर्ग के बारे में बताता था, है ना, कि वो उसने गेल्सबर्ग में ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, स्कूल उसने गेल्सबर्ग में ही कंप्लीट की अपनी। और वो कहता था कि उसको वहाँ वो जगह बहुत अच्छी लगती थी, वहाँ वो वहाँ की साउंड उसको बहुत पसंद थी, है ना। और वो उसको कहता था वो उसको गेल्सबर्ग की तारीफ़ करता रहता था, तो इसीलिए उसने गैस किया चार्ली ने कि ज़रूर सैम भी गेल्सबर्ग चला गया है 1894 के टाइम के गेल्सबर्ग में। बिकॉज वन नाइट, क्यों अब वो कहता है कि 1894 के गेल्सबर्ग में ही गया है? क्योंकि एक रात को, बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो दैट अ फर्स्ट डे कवर इज। अब वो कहता है कि एक रात को मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ बहुत ही बिजी था, मतलब स्टैम्प्स देख रहा था। अब वो अपने फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था सारे। अब वो कह रहा है, अब देखो अब आ रहा है फर्स्ट डे कवर के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, ठीक है, and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. अब क्या होता है फर्स्ट डे कवर? जो भी स्टैम्प कलेक्टर होते हैं, जिनकी शौक होता है, जिनका शौक होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का, तो वो लोग क्या करते हैं, जिस दिन भी नया स्टैम्प इशू हुआ होता है, वो उस दिन की स्टैम्प को खरीद लेते हैं, और खरीद के एक एनवलप पे एक एनवलप पे खाली ब्लैंक पेपर भर के, उस एनवलप पे वो स्टैम्प लगा के उसको अपने ही एड्रेस पे, यानी कि खुद को ही मेल कर देते हैं, खुद को ही पोस्ट कर देते हैं। फिर इससे क्या होता है कि इससे उनके पास जिस दिन वो स्टैम्प इशू हुई होती है उस दिन का ही फर्स्ट डे कवर आ जाता है, उस दिन का ही एनवलप, उस दिन का ही स्टैम्प उनके पास पोस्ट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो ये सारे वो लोग करते हैं जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये चार्ली भी करता था। तो चार्ली कह रहा था कि एक रात को मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ, मैं अपने सारे फर्स्ट डे कवर्स को देख रहा था, और वो हमें बता देता कि फर्स्ट डे कवर अब होता क्या है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। अब वो ये को लिखा हुआ है, और जो पोस्ट करते हैं, जो पोस्ट मार्क है वही डेट प्रूफ करता है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और हम उस एनवलप को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। और क्योंकि कोई भी उस फर्स्ट डे कवर को खोलता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे कवर में सबको पता होता है कि हम लोग एक ब्लैंक पेपर ही डालते हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं होता उसमें। That night among my oldest first day cover, अब वो कहते हैं कि उस रात को मुझको जितने मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन, मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला, डैट शुडेंट हैव बीन देयर, जो कि जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए। यानी कि अब वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने फर्स्ट डे कवर देख रहा था सारे पुराने, और मुझे वहाँ पे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट देयर इट वॉज, पर वो वहाँ पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। अब वो कहते हैं कि वो वहाँ पे इसलिए था कि किसी ने उस फर्स्ट डे कवर को मेल किया था मेरे ही ग्रैंड फादर को, उनके गेल्सबर्ग वाले घर में। ठीक है, कौन कहता है? चार्ली ये सब चीज़ें बता रहा है कि वो अपने सारे पुराने फर्स्ट डे कवर को देख रहा था, तो उसमें उसको एक ऐसा फर्स्ट डे कवर दिखा जो कि चार्ली कहते हैं जो कि उस फर्स्ट डे कवर को उसके स्टैम्प कलेक्शन में नहीं होना चाहिए था, पर वो फर्स्ट डे कवर वहाँ पे था। अब वो कहते हैं कि उस फर्स्ट डे कवर को उसने देखा कि किसी ने मेल किया था उसकी दादाजी को उन गेल्सबर्ग वाले घर में उनके। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप, और यही एड्रेस लिखा था एनवलप पे। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, और ये वहाँ पे डेट क्या लिखी थी? डेट लिखी थी जुलाई 18, 1894। द पोस्ट मार्क शोड डैट, येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल।
पोस्ट मार्क तो यही शो कर रहा था क्योंकि तारीख तो उसमें यही लिखी थी 18 जुलाई 1894, पर मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा था इसके बारे में कुछ भी। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट स्टैम्प, जो थी 6 सेंट की थी, डल ब्राउन कलर की थी, और जो उसमें पिक्चर लगी थी वो प्रेसिडेंट गारफील्ड की थी। पिक्चर भी गारफील्ड प्रेसिडेंट की थी, जो कि पुराने टाइम के प्रेसिडेंट थे। Naturally, when the envelope come to granddad in the mail, it went right into his collection. अब वो चार्ली सोचता है कि जब भी कोई भी एनवलप मेरे दादाजी को मिलता है तो वो दादाजी अपने स्टैम्प कलेक्शन में रखते हैं, पर अब ये स्टैम्प, पर ये फर्स्ट डे कवर मेरे स्टैम्प कलेक्शन में क्या कर रहा है। एंड स्टेट देयर टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट। फिर मैंने सोचा, मैंने उसको खोला, उस फर्स्ट डे कवर को खोला और उसको खोल के पढ़ने लगा। पर आश्चर्य की बात क्या थी, देखो, द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैक, इट रीड। वो जो पेपर उस एनवेलप में था वो खाली नहीं था, वो भी फर्स्ट डे कवर था पर वो खाली नहीं था, उसके अंदर जो पेपर था उसमें क्या लिखा था, अब हम वो पढ़ते हैं। चार्ली 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली का ही नाम लिखा था और सेंडर्स एड्रेस लिखा था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, 18 जुलाई 1894। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेयर राइट देन, यू वेयर राइट। अब वो किसने उसको लिखा, चार्ली को, कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेयर राइट, कि तुम बिल्कुल सही थे चार्ली। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वेयर राइट। ठीक है, वो कहता है, जिसने भी लिखा था वो कहता है कि मैं चाहता था कि तुम ही सही हो चार्ली। ठीक है, मैं चाहता था कि काश तुम सही होते चार्ली, और फिर मैं ट्रस्ट करने लगा कि तुम सही ही हो चार्ली। एंड चार्ली, इट्स ट्रू। और वो कहते हैं, चार्ली, पर तुम्हारी बात तो सही निकल गई। पहले तो मैं चाहता था कि तुम्हारी बात सही निकले, फिर मैं तुम्हारी बात पे बिलीव करने लगा, विश्वास करने लगा, और अब तो बात ये है कि ये बात सच ही है, ट्रू ही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल। अब साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि मैंने वो तीसरा लेवल ढूंढ ही लिया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स। मैं यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो। अब वो कहता है कि वो जो जिस स्ट्रीट में था उसका नाम क्या था, डेलीज। समवन इज़ प्लेइंग पियानो, और वहाँ पे एट द डेलीज, यानी कि वो जो जगह का नाम था वो डेलीज था, और वहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है। ठीक है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सब लोग एक साथ गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और यहाँ पे मुझे किसी ने नींबू पानी पीने के लिए दिया। लेमोनेड यानी कि नींबू पानी। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और वो कहता है कि चार्ली और लुइजा, तुम दोनों भी यहाँ पे आ जाओ, ढूंढते रहो थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें नहीं मिला तब तक ढूंढते ही रहो। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, ये सच में है, मुझ पे यकीन करो। ये सब कौन कहता है, ये सब कहता है द नोट इज साइंड सैम। और ये नोट है वो, इसमें सिग्नेचर किसका होता है, उसमें सैम का सिग्नेचर होता है, और सैम ही कहता है कि चार्ली भैया, तो मैं चाहता कि तुम काश सही होते, और तुम सही, मैं फिर तुम पर विश्वास करने लगा और तुम सही निकले। मैं थर्ड लेवल में पहुंच गया, और मैं अभी गेल्सबर्ग में हूँ, पिछले 2 हफ्ते से रह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डेलीज, कोई स्ट्रीट होगा गेल्सबर्ग में, मैं वहाँ पे हूँ। यहाँ पे कोई बहुत सुंदर पियानो बजा रहा है, सब लोग एक साथ गाना गा रहे हैं, सिंग नेली होम, और मुझे यहाँ पे किसी ने नींबू पानी भी दिया। तुम दोनों भी, चार्ली और लुइजा, तुम दोनों भी ढूंढते रहो, कभी ढूंढना छोड़ना मत थर्ड फ्लोर को। थर्ड फ्लोर सच में है। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। फिर चार्ली कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हुआ इस बात पे, तो मैंने थोड़ा विश्वास करने के लिए मैं ना जो भी कॉइन स्टोर होता है, जो भी कॉइन जो एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर में गया, जो पुराने कॉइन डीलर होते हैं। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, और मुझे वहाँ से पता चला कि सैम ने अपने पास से $800 निकाले, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसके बदले में उसने पुरानी करेंसी ली।
$800 देकर उसने पुराने करेंसी ली। डैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है। अब वो कहते हैं कि उससे उसको इतने तो पैसे मिल गए होंगे जिससे वो अपना एक छोटा सा है, यानी कि एक सूखे घास की दुकान खोल सकता है, एक बिज़नेस खोल सकता है, यानी कि होते हैं ना जो ग्रीन घास होती हैं जो वो सूख जाती हैं, तो वो खोल सकता है, उसका काम वो स्टार्ट कर सकता है। हे फीड एंड ग्रेन का बिजनेस वो कर सकता है। ही ऑलवेज सेड दैट्स वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू। वो हमेशा क्योंकि कहता था कि वो यही सब काम करना चाहता है, ठीक है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। अब वो कहता है कि अब वो कभी भी अपने पुराने बिजनेस की तरफ तो नहीं जा सकता। Not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business, why Sam was my psychiatrist। अब वो कहते हैं कि अब उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता है। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब गेल्सबर्ग में तो वो जा ही नहीं सकता 1894 के टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे किसी को भी साइकेट्रिस्ट की थोड़ी ना ज़रूरत हुआ करती थी। उस टाइम पे तो चीज़ें सब कितनी शांत अच्छी होती थी, तो उस टाइम पे तो किसी को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। जो काम वो यहाँ पे कर रहा था वो वहाँ पे उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो आराम से अपने मनपसंद काम वो कर सकता है। चारा मतलब कि चारा बेचने का, घास बेचने का, सूखी घास है यानी कि सूखी घास बेचने का जो वो चाहता था। तो ये सब कुछ बोलता है कौन? चार्ली। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है ये ख़त्म होती है द थर्ड लेवल की। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैंने सही से एक्सप्लेन किया होगा ये स्टोरी आपको। मैंने ओवरव्यू पहले ही इसका दे दिया था आप लोगों को। और अगर किसी को क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की नीड हो तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स।